बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। इस सेशन में स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जानवरों के अंदर खुराक को हासिल करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे अभी बोर्ड के ऊपर। So the topic is methods of nutrition in animals। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशंस में हम ये बात करके आए हैं कि प्लांट्स किस तरह से खुराक हासिल करते हैं। चैप्टर 11 में हमने काफी डिटेल में ये देखा कि पौधे अपनी खुराक को किन किन प्रोसेसेस के जरिए तैयार करते हैं और फिर उनसे एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं। फिर इसी चैप्टर 12 के स्टार्ट में हमने ये देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्होंने हेटेरोट्रॉफिक मोड्स अपनाए हुए हैं। ऑलराइट, लेकिन इस सेशन में अभी जो हम बात करेंगे इट इज अबाउट एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिहाज से स्टूडेंट्स एक अहम बात जो सबसे पहले हमारे ज़हन में आनी चाहिए वो ये है कि वी आर कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ओके, अब प्लांट्स के अंदर हमने ये देखा कि वहां पे वेस्कुलर टिश्यूज तो मौजूद हैं, जाइलम भी मौजूद है, फ्लोएम भी मौजूद है, लेकिन पौधों के पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो सिंपल डिफ्यूजन से काम चला रहे होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स उनको जिनकी जरूरत होती है वो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी इसी तरह सिंपल प्रोसेसेस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन एनिमल्स दे आर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसके लिहाज से हम अगर गौर करें अपनी बॉडीज के ऊपर या हमारे इर्द गिर्द जो दूसरी स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके ऊपर, तो देखें हर सेल को खुराक की जरूरत तो है। अब ये खुराक हमें डायरेक्टली उस एक एक सेल तक पहुंचानी है। ऑलराइट, अब ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे ब्रेन के सेल्स डायरेक्टली जहां से फूड इनटेक किया जा रहा है वहां पे ट्रेवल करें और फिर उसके बाद अपनी खुराक पकड़ें और वापस आ जाएं। ऐसे तो हमारी सारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाएगी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम हमें दे दिया है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपने तमाम उमूर को बखूबी सरअंजाम देना सीख लिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑलराइट, वो किस तरह से कि जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की या इवन वाटर की हमें जरूरत है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनटेक करवाता है, उसके बाद फिर एक एक सेल तक सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से उसको डिलीवर भी करके आता है। ऑलराइट, तो ये सब के सब काम हमारे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की बदौलत पॉसिबल हैं। नहीं तो हर एक सेल जो हमारी बॉडी का जो बहुत ज्यादा दूर है डाइजेस्टिव सिस्टम से, उस तक खुराक पहुंचाना एक बहुत ज्यादा पेचीदा मरहला हो सकता था। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स इसकी बुनियाद पे चूंकि एनिमल्स दे हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बॉडीज, तो इसी लिहाज से हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले नंबर पे डेट्रिटिवोर्स से। ऑलराइट, सो द फर्स्ट type of living organisms according to their mode of nutrition, they are detritivores। जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो इस टर्म को समझ लें। ये लफ्ज detritivores निकला है detritus से। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज detritus? ये जो जानदार हमारे इर्द गिर्द, खास तौर पे मैं पौधों की तरफ लेके जाता हूं मिसाल, कि जब खिज़ां का मौसम आता है या सर्दियों के अंदर बहुत सारे दरख्त और बहुत सारे पौधे अपने पत्ते झाड़ देते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं। ऑलराइट, अब वो जो लीफ फॉल सीजन है या पतझड़ का मौसम है, उसमें पत्ते जो जमीन के ऊपर गिर रहे हैं वो थोड़े अरसे के बाद जमीन का हिस्सा बन जाते हैं और उनको जमीन का हिस्सा बनाने में डीकंपोजर्स का एक अपना रोल है, लेकिन उसके साथ ही साथ detritivores they are also playing their own significant role in recycling। ऑलराइट, तो इसको डिफाइन करते हैं, those animals, क्योंकि एनिमल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफाई कर रहे हैं, which feed on debris of decomposing leaf litter, जो गले सड़े पत्ते हैं, or dead
plants and animals. All right, students, this is detritus. यानी कि गलते सड़ते हुए पत्ते, पौधे या एनिमल्स की डेड बॉडीज जब वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो रही हैं तो डेट्रिटिवोर्स वो एनिमल्स हैं जो इनको मजीद डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होंगे और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के खुद भी अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा करेंगे और नेचुरल साइकिल्स को मुकम्मल करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं. तो बेस्ट एग्जांपल इस लिहाज से स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, दैट इज अर्थवर्म. अर्थवर्म स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल वर्म जो कि सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर पाया जाता है. अब यहां पे मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताना चाहता हूं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारे इर्द गिर्द जमीन की सरफेस के बिल्कुल नीचे अर्थवर्म्स एक कुदरती हल का काम कर रहे होते हैं. और हमें इनकी मौजूदगी का कैसे पता चलेगा कि अगर आप सुबह सवेरे उठें और आपको आपके लॉन के अंदर या किसी भी खुली जगह के अंदर, इवन के खेतों के अंदर भी छोटे छोटे पैलेट्स, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स की ढेरियां लगी हुई फील हो, तो आप समझ जाएं कि सारी रात यहाँ पे अर्थवर्म्स जो हैं वो कुदरती तौर पे हल चलाते रहे हैं. और वो क्या करते हैं, नीचे वाली सॉइल को उठा के ऊपर ले आते हैं और वो जो उसके अंदर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लॉक हो चुके हैं सॉइल के अंदर उसको प्लांट्स के लिए अवेलेबल बना देंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज यहां पे अहमियत जाहिर कर रही है डेट्रिटिवोर्स की कि ना सिर्फ वो अपने इस खुराक हासिल करने के तरीके से खुद फायदा उठा रहे हैं बल्कि साथ ही साथ दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को भी फायदा पहुंचा रहे हैं. ऑलराइट, इस वजह से मैं यहां पे एक टर्म लिख रहा हूं, हेल्प अर्थवर्म्स की बात कर रहे हैं, द इकोसिस्टम बाय देयर burrowing activity. और burrowing activity क्या है, जो ये बिल खोद रहे हैं, जो सुराख बना रहे हैं, जेरे जमीन सुरंगों का एक निजाम बना रहे होते हैं. Help the ecosystem by their burrowing activity in recycling of nutrients through special mode of nutrition. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, डेट्रिटिवोरी, कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, लीफ लिटर को और गलते सड़ते हुए पौधों को डिकम्पोज कर रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, व्हाट आर डेट्रिटिवोर्स एंड elaborate with an example. तो एग्जाम्पल आप अर्थवर्म की याद रखिएगा. देन उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आ रही है, हम कम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करते हैं. तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे जानवरों की डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी, इनके अंदर खुराक हासिल करने के तरीके भी और ज्यादा डाइवर्स होते चले जाएंगे. सो आई एम गोना क्लासिफाई दीज एनिमल्स इनटू 3 मेजर क्लासेस. ओके, सबसे पहले नंबर पे हम कहते हैं mode of nutrition in consumers. Alright, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी. कंज्यूमर्स कौन है, वो हेटेरोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक किसी ना किसी सूरत में प्रोड्यूसर्स से हासिल कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स दे आर ऑलवेज प्लांट्स. ओके, फिर उसके बाद इनको डिवाइड कर लेते हैं 3 मुख्तलिफ हिस्सों में. द फर्स्ट वन आर herbivores. The second group is carnivores. And the third group is omnivores. Alright students, अब ये तीनों ग्रुप्स जो हैं किन किन एडेप्टेशंस की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनको हम 1 by 1 देख लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी इसमें आ सकता है. The first group are herbivores. जी स्टूडेंट्स, तो टर्म सबसे पहले कि ये लफ्ज कहां से निकला है, दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हर्ब्स. ऑलराइट, और हर्ब्स क्या हैं, जड़ी बूटियां.
यानी कि वो जानदार जो मुख्तलिफ इकसाम का सब्जा खा के अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा करते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। इनको हम क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स। दैट्स ग्रेट। ओके, नाउ डिफाइन करते हैं इसको। दोज एनिमल्स which feed on plants, alright, easiest definition है ये इनकी, लेकिन इतना ही कह देना काफी नहीं है। फर्दर हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जो कि हर्बीवोरी की एडेप्टेशन शो कर रहे हैं, जो सब्जा खा रहे हैं डायरेक्टली। ओके, सो टिपिकल एग्जांपल्स इनकी क्या हो सकती हैं? दे कैन बी बर्ड्स, reptiles and mammals. Alright, फिर जो दो बड़े ग्रुप हमने देखे हैं जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम अपने इर्द गिर्द अपनी डेली लाइफ के अंदर, द फर्स्ट वन आर, दे आर नोन एज rodents. और rodents कौन होते हैं स्टूडेंट्स? These are primarily, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो these are herbivores, लेकिन इन हर्बीवोर्स की पहचान क्या है कि दो बड़े इंसाइजर्स जो सामने वाले दांत होते हैं, इंसिजर्स इनको हम कहते हैं बेसिकली। ऑलराइट, अब ये जो दो सामने वाले बड़े दांत हों और नॉर्मल टीथ साइज से ज्यादा बड़े नजर आ रहे हों, दिस इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ रोडेंट्स। ऑलराइट, इनमें किन किन एनिमल्स को शामिल कर सकते हैं हम? रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, गुलहरियां, और रैबिट्स, खरगोश। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरह के जो जानदार या जानवर आपको अपने आसपास नजर आए, दे आर रोडेंट्स। ऑलराइट, जो दूसरा ग्रुप है, इट इज अंगुलेट्स, और इनको अंग्लीग्रेड्स भी कहा जाता है। ओके, अंगुलेट्स और अंग्लीग्रेड्स। अब ये क्या है? इसके लिए पहले मैं यहां पे एक टर्म लिख देता हूं। दे आर नोन एज hoofed mammals. ऑलराइट, इन hoofed mammals में कौन कौन शामिल है? डियर, sheep, cows, horses, etc. ऑलराइट, अब hoofed mammals से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? अपने आसपास अगर हम अपनी डेली लाइफ में जिन एनिमल्स को देखते हैं उनकी तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें इस तरह के जानदार नजर आते हैं जिनके पास ये डिजिट्स, उंगलियां मौजूद नहीं होती, ना अगली टांगों में और ना पिछली टांगों में। ऑलराइट, उनके वो जो खास किस्म के आपको पांव बने हुए नजर आते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं सुम। ऑलराइट, वो जो सुम वाले जानदार या जानवर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिसमें घोड़े और बकरियां और गाय भैंसे वगैरह शामिल हैं, इनके ये जो मखसूस किस्म के पांव का स्ट्रक्चर है, जिस भी एनिमल में आपको ये नजर आए, दे आर hoofed एनिमल्स। और यहां पे हम चूंकि मैमल्स की बात कर रहे हैं तो इस ग्रुप का नाम हमने रख दिया है अंगुलेट्स। और अब इनकी वो एडाप्टेशन कि जिसकी वजह से ये पौधों को ज्यादा बेहतर तरीके से खा सकते हैं, ब्राउजिंग और ग्रेजिंग वगैरह कर सकते हैं, जमीन से चरना या वैसे चारे को खा जाना काट के, इसके लिए हम ये दो टर्म्स यूज करते हैं, ब्राउजिंग और ग्रेजिंग। ऑलराइट, तो वो कौन सी खसूसियात हैं? दैट इज प्रेजेंट इन देयर जॉज। उनके जबड़े के अंदर एक मखसूस किस्म की तब्दीली मौजूद है कुदरती तौर पे, और वो तब्दीली क्या है इसको हम देखते हैं यहां पे। दे हैव बेटर adapted incisors and molars and premolars. और मोलर्स और प्रीमोलर्स की एक खसूसियत है, दे हैव large surface area to break and crush plants. All right students, तो ये खसूसियत इन जानदारों के अंदर मौजूद है
और इसके साथ एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको नोट भी कर लीजिएगा और बुक्स में हाईलाइट भी कर लीजिएगा जरूर. एंड दिस स्टेटमेंट इज canines are absent in herbivores. Alright students, इन जानवरों के अंदर कैनाइंस मौजूद नहीं है. कैनाइंस कौन से? ये जो नुकीले दांत होते हैं जबड़े के अंदर. क्योंकि ये हर्बीवोर्स हैं, इन्होंने गोश्त का चीर फाड़ नहीं करना, तो इस वजह से इनको कैनाइंस की जरूरत नहीं है. अगर इनका मुंह ओपन करके देखा जाए तो कैनाइंस वाली जगह पे ओपन स्पेस मौजूद होती है और वहां पे ये वाले नोकदार दांत आपको नजर नहीं आएंगे. ऑलराइट, दिस इज एडेप्टेशन फॉर हर्बीवोर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है कुछ जनरल फीचर्स अबाउट द हर्बीवोर्स. द नेक्स्ट ग्रुप इज कार्निवोर्स. जी स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स. फ्लैश ईटर्स से क्या मुराद है, इसको हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं अभी. Those animals that readily kill their live prey. Alright, प्रे कौन होता है? शिकार. Alright, तो कार्निवोर्स को हम ये कह सकते हैं कि वो जानदार जो अपना जिंदा शिकार पकड़ के खाते हैं, दे आर कार्निवोर्स. और इन्हीं कार्निवोर्स के लिए एक और टर्म यूज होती है, दैट आर प्रेडेटर्स. और इसी की मुनासबत से दूसरी टर्म प्रे. ऑलराइट, इसको भी मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपके लिए. Those animals which kill others for food. Alright, और prey कौन है? Animals being eaten by predators. Alright, आसान तरीन अल्फाज में अगर हम इनको कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं प्रेडेटर्स शिकारी होते हैं और प्रे उनका शिकार होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन इनके अंदर भी कुछ खास किस्म की एडाप्टेशंस मौजूद हैं और वो एडाप्टेशंस क्या हैं? दे हैव वेरी वेरी वेल डेवलप्ड कैनाइंस. ऑलराइट, canines are very well developed in this group of animals because their mode of nutrition requires this type of teeth. Alright students, अब ये दांत मौजूद होंगे तो ये किस किस लिहाज से मददगार साबित हो सकते हैं इन एनिमल्स के लिए? फॉर द कैप्चरिंग एंड टीयरिंग अप देयर प्रे. ऑलराइट, जैसे ही अगर हम देखें कि ये टाइगर्स और लायंस वगैरह जब अपने शिकार पे अटैक करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एलिफेंट्स जितने बड़े बड़े जानवर जो कि अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जमीन पे खड़े रहते हैं, उसके बावजूद ये जानदार जो प्रेडेटर्स हैं लाइक लायंस एंड टाइगर्स, ये क्या करते हैं? अपने कैनाइंस खुबा देते हैं उनके गोश्त के अंदर और वहीं से उनके गोश्त के पीस उतार उतार के खाना शुरू हो जाते हैं until the prey dies. Alright, तो ये वाली चीज एक खास किस्म की एडाप्टेशन है और ये एडाप्टेशन किस वजह से? कैनाइंस की वजह से कि ये अपने जिंदा शिकार को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर उसको चीर फाड़ करके खा जाते हैं. Alright students, then is about the typical examples, इसकी भी हम बात कर लेते हैं. Cats, tigers, lions, etc. Okay, then is the next group and this is omnivores. Omnivores consumers का वो ग्रुप है कि जो हर किस्म की खुराक खा जाते हैं. ऑलराइट, इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले.
animals that feed on plants as well as animals. All right. For example, crow, bear, fox, humans, and pigs. All right, students. अब ये तमाम जानदार जो सब्जा भी खाते हैं, पौधे भी खा जाते हैं और उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों को भी खा जाते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन ओमनीवोर्स. ऑलराइट, ओमनीवोर्स के लिए स्टूडेंट्स एक अहम बात जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखिएगा. देयर jaws, they are determined by heterodont condition. ऑलराइट, अब ये हेट्रोडोंट कंडीशन क्या है कि जैसे बाकी एनिमल्स के ग्रुप्स में हमने देखा है कि कोई एक दांत की किस्म तो बड़ी मखसूस तरीके से एडवांस हो चुकी हुई है, लेकिन बाकी सब जो है वो या तो मुकम्मल तौर पे एब्सेंट हैं या फिर लेस डेवलप्ड हैं. लेकिन यहाँ पे ओमनीवोर्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये खास किस्म की क्वालिटी दी है कि इनके अंदर चारों इकसाम के दांत, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये मौजूद हैं और सब के सब अपनी एक्टिविटी भरपूर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं. ऑलराइट, इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, एंड दैट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस. दिस इज 2 1 2 3. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने यहाँ पे एक फिगर मेंशन कर दिया है, इसको समझ लें कि ये है क्या चीज. हमारी बॉडी के अंदर जो जॉ वाला पार्ट है, जो जबड़ा है, उसके दो हिस्से हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ. ओके, अब इस जबड़े के अंदर ये जो हमें फॉर्मूला दिया जा रहा है, ये हमें हमारे दांतों की तादाद बता रहा है. ऑलराइट, सबसे पहले नंबर पे 2 pairs of incisors, then 1 pair of canines, then 2 pairs of premolars and 3 pairs of molars. Alright students, अब देखें, अगर एक जबड़े के अंदर इसकी तादाद को हम कैलकुलेट करें, अगर 2 पेयर्स हैं तो इसका मतलब ये टोटल कितने दांत हैं? 4. ओके, फिर इसी तरह अगर एक पेयर है कैनाइन्स का तो टोटल कितने कैनाइन्स हैं? 2. ओके, फिर दूसरी तरफ चलें, प्रीमोलर्स के 2 पेयर्स हैं तो टोटल कितने हुए? 4. और इसी तरह मोलर्स के 3 पेयर्स हैं तो टोटल कितने दांत हैं? ये 6. ओके, अब जरा इनको ऐड कर लें. 6 जमा 4 10, प्लस 2 12, प्लस 4 16. इसका मतलब एक जबड़े में 16 दांत हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपर जॉ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 16 दांत हैं और 16 ही दांत निचले जबड़े में भी मौजूद होंगे, तो टोटल हमारे जॉ के अंदर 32 टीथ मौजूद होते हैं. 32 दांत मौजूद हैं जो कि अपनी एक्टिविटी को जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और हर किस्म की खुराक को आराम से चबा के, चीर फाड़ करके या उसको क्रश करके खाने के काबिल बनाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आगे चलें हम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं. यहाँ पे अक्सर बोर्ड के एग्जाम में ये रिपीट होता है और स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि इसको हमने एक्सप्लेन किस तरह से करना है. ओके, एंड दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इसको मैं इजीएस्ट वे में डिफाइन कर रहा हूं और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे आप. The mode of nutrition in which animals
take in their food through mouth. All right? अब देखें जी, ये खुराक जो जानदार मुंह के जरिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल कर रहे हैं, उन तमाम जानदारों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, इसको हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन. लेकिन सिर्फ यहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट स्टेप्स. ओके, और इन स्टेप्स को मैं यहां पे लिख रहा हूं. द फर्स्ट वन इज इंजेशन. ऑलराइट, इंजेशन से क्या मुराद है? खुराक को निगलना. ओके, either it is solid or it is liquid. खुराक को निगल लेना, this process is known as ingestion. Ingestion के बाद the second step is digestion. All right, now what is digestion? खुराक को हजम कर देना. और हजम करने से क्या मुराद है? टीथ की एक्टिविटी के जरिए और एंजाइम्स की एक्टिविटी के जरिए to convert the bigger food particles to the smaller food particles that can be easily and readily absorbed by the cells through their membranes. Okay, फिर number 3 is absorption. खुराक को जज़ब कर लेना. यही बात जो भी मैंने आपको बताई है कि जब बड़े फूड पार्टिकल्स को इतने छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ लिया जाए कि वो आराम से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर किए जा सकते हों, तो इस अमल को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन. When the food particles are taken up by other cells, okay, of the body. तो ये वाली चीज एब्जॉर्प्शन कहलाएगी. Then is number 4, it is assimilation. अब स्टूडेंट्स, assimilation एक complex activity है. अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, in the process of assimilation, the living organisms, they utilize their food particles to form energy for their life activities as well as for their nourishment and growth. All right? खुराक को तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना और साथ ही साथ अपनी ग्रोथ और रिपेयर एक्टिविटीज में इस्तेमाल करना, इस अमल को हम कहते हैं assimilation. अगर मजीद आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो हम इसको ये कह सकते हैं कि खुराक को अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना. प्रोटीन्स खा रहे हैं तो आपकी बॉडी की प्रोटीन्स बन जाएं. अगर फैट्स आप इनटेक कर रहे हैं तो या तो उनसे एनर्जी हासिल कर लें या फिर उनको बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर लें. दिस प्रोसेस इज नोन एज assimilation. एंड देन द लास्ट स्टेप, इट इज egestion. जी स्टूडेंट्स, अब नॉर्मली इस टर्म को कंफ्यूज किया जाता है विद अनदर वर्ड दैट इज एक्सक्रीशन. ओके, अब याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में से अनडाइजेस्टेड फूड के निकलने का अमल दैट इज नोन एज egestion. ऑलराइट, एक्सक्रीशन का अमल हम इसको तब कहते हैं कि जब नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट कोई भी एनिमल अपनी बॉडी से खारिज कर रहा होता है तो उस वक्त हम उसको कहते हैं एक्सक्रीशन. डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आखिरी पार्ट है उसमें से जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाहर निकल रहे होते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज egestion. Removal of undigested food as waste products is known as egestion. All right students, so this holozoic nutrition is very important short question. Again मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे टॉपिक के अंदर जो हमने आज डिस्कस किया है, सारे टॉपिक्स ही इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर कंप्लीटली आ जाए हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो स्पेशली हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स वाला पोर्शन जरूर याद रखिएगा. आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है.